एरर जो है ऑर्बिट को फर्क है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यह क्लास बिहार बोर्ड के 11th का है, हिंदी मीडियम क्लास है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास है। यह क्लास सुबह में 7 से 8 के बीच में आता है डेली। अगर लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो यह वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, फिर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो वीडियो है उसको देख करके अपना कॉपी तैयार करिएगा। यह क्लास आपको ऑफलाइन का क्लास है। ऑफलाइन की क्लास को हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑनलाइन में, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर है, बाद में बताएंगे, अभी टाइम नहीं उतना, है ना। पिछले क्लास में हम बता दिए थे आपको बोर्स थ्योरी के बारे में। बोर्स थ्योरी बता दिए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता दिए थे, दोनों बता दिए थे। आज का क्लास जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बोर कंसेप्ट का या बोर थ्योरी का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी किताब में उतना नहीं है। आपकी जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। गौर करिएगा, यह एक्सप्लेनेशन आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। आपके मन में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आया कहाँ से, इसके लिए जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं इसका मैथमेटिक्स क्या है, और इसके हर फॉर्मूला पर 100-200 क्वेश्चन से कम नहीं बनता है। आप क्वेश्चन बनाने के लिए जिगर चाहिए, वो आपके पास कितना है आपको पता ही होगा। हम तो सिर्फ काम करते हैं और फल जाने भगवान उन पर छोड़ते हैं। आप कैसे पढ़ते होंगे वो आप समझिए। चलिए हेडिंग दीजिए, कॉपी निकालिए। टॉपिक का नाम है बोर्स मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। बोर के थ्योरी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल क्लास एक्सप्लेनेशन। बोर के थ्योरी का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सबसे पहला है, पहले अंग्रेजी में लिखेंगे फिर हिंदी में लिखेंगे। सबसे पहला है टू फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। टू फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो त्रिज्या जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसकी त्रिज्या निकालना है। जितना है सबका, एक का नहीं सबका। दूसरा है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स। अब यहाँ पर ऑर्बिट से ऑर्बिट के बीच की दूरी कितनी है ये निकालना। पहला काम है ऑर्बिट की त्रिज्या निकालना, दूसरा काम है ऑर्बिट से ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस निकालना, माने कितना कितना दूरी पर जो है ऑर्बिट है वो निकालना है। तीसरा है टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऊर्जा कितना है या ऑर्बिट का ऊर्जा कितना है। चौथा है टू फाइंड द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स। बिटवीन द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। आप जितने भी अगल बगल के टीचर से पढ़ते होंगे, हम नहीं कहते उनको पढ़ाने नहीं आता है, हम नहीं कहते उनको ज्ञान नहीं है, हम ये कहते हैं कि वो सब टॉपिक इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को, जबकि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल का खजाना भरा हुआ है। ठीक है। पांचवा देखिए,
पांचवा है टू फाइंड द wavelength of इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में या लोअर से हायर में या किसी भी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो जितना एनर्जी अब्जॉर्ब होगा या जितना एनर्जी रिलीज होगा उसका वेवलेंथ कितना है। छठा है टू फाइंड दी वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। समझ गया, समझा ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो रहा है या स्थानांतरण हो रहा है तो उसका वेव नंबर कितना है उस एनर्जी का। सातवां है टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है इसकी जानकारी हमको इस सब से मिलती है। तो ध्यान से देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपको बोर थ्योरी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। हमको रेडियस मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी का डिफरेंस मिल रहा है, वेवलेंथ मालूम हो रहा है, वेव नंबर मालूम हो रहा है, वेलोसिटी मालूम हो रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है बोर थ्योरी का है, इसलिए बोर थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के लिए भी है। और आपको आप याद रखिए कि जब आप 12 में जाएंगे तो आपको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है। उस मॉडर्न फिजिक्स में बोर थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोर थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। थ्योरी को रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स को समझना होगा, इस पर न्यूमेरिकल है उसको बनाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में डिफरेंस बता ही दिए हैं कि ऑनलाइन का जो क्लास होता है वो बॉक्स सिस्टम है, जितना मर्जी लीजिए और फेंक दीजिए, नहीं खाइए, कोई कहने वाला नहीं है। और ऑफलाइन जो सिस्टम होता है वो भोज के ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें आइए बैठिए, लोग खिलाएगा, चचा भैया करके जबरदस्ती ठेल ठेल के खिलाएगा, नहीं खाएगा फिर भी खिलाएगा। तो वो ऑफलाइन सिस्टम है। ऑफलाइन सिस्टम में जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन सिस्टम में आपकी मर्जी है, पढ़िए नहीं पढ़िए, है ना। आपको राजा बना दिया गया है, विद्यार्थी अब राजा हो गया है, मास्टर उसके सामने है ना गिड़गिड़ाते रहता है, टटराते रहता है, सब कुछ करता है। खैर जो भी हो, तो आदमी को समय के साथ चलना चाहिए। अभी का समय, अभी का डिमांड यही है, इसलिए बुरा नहीं मानिए, इस पर ध्यान दीजिए। अब हमको पहला काम करना है क्या कि रेडियस निकालना है। चलिए सबसे पहला हेडिंग दीजिए टू फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, आपको अंग्रेजी से परेशानी है इसलिए हिंदी लिखिए इसका। कक्षा के त्रिज्या ज्ञात करने में, ठीक है, कक्षा के त्रिज्या ज्ञात करने में। अब यहां पर एक फिगर बनाना होगा, इस तरह से फिगर बनाइए। बीच में हो गया न्यूक्लियस, यहां से r दूरी पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेग इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियस, इसको कहते हैं प्लस ई चार्ज कहते हैं, इसको माइनस ई चार्ज कहेंगे। दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या z हो गया, ठीक है। और यहाँ न्यूक्लियस का आवेश जो हो जाएगा Ze के बराबर होगा, प्लस Zd समझिए। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा m और इसका वेलोसिटी हो गया v। इतने इसके एजम्पशन है, इतने तरह से इसको मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, मान लिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
बराबर m, ठीक है। आवेश बराबर माइनस ई, वेग बराबर v, इतना मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद आइए, नाभिक में प्रोटॉन का आवेश बराबर प्लस ई, प्रोटॉन की संख्या बराबर जेड, इसीलिए नाभिक का आवेश बराबर होगा, माने प्लस ई को जेड से गुना करना है तो हो जाएगा प्लस जेड ई हो गया। नाभिक में एक प्रोटॉन के आवेश को माने हैं प्लस ई, और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होता है जेड, तो टोटल आवेश नाभिक का कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई हो जाएगा। अब आइए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बराबर हो गया आर हो गया, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी हो गया आर। अब ये हो गया मानने की बात कि हमने ये सब उसमें मान लिया है। अब देखिए कि यहाँ पर दो फोर्स लगेगा, न्यूटन का लगेगा फोर्स, जिसमें कि दो, एक प्लस है एक माइनस चार्ज है, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा। तो न्यूटन का लॉ कहता है कि विद्युत आकर्षण बल जो होता है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए, दोनों आवेश के बीच, या लिखिए नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल जिसको हम मानेंगे F1, ठीक है, इसको मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, ठीक। तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन के नियम से क्या होगा, तो F1 समानुपाती होगा प्लस जेड ई इंटू माइनस ई। मतलब ये नाभिक का आवेश हुआ, ध्यान दो, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं F1 समानुपाती माइनस जेड ई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि F1 जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r स्क्वायर की। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, हो गया न्यूटन के नियम का, माने चार्ज के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये न्यूटन का नियम है। तो अब दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, F1 समानुपाती हो जाएगा माइनस जेडी स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मिला दिए तो ये ऊपर से ऊपर आ गया, 1 से गुना हो गया, नीचे में आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो गया, दोनों एक में आ गया। अब आइए, अब जब कभी भी समानुपाती को बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर के इंटू होगा माइनस जेडी स्क्वायर और बट्टे होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। के बराबर क्या हुआ, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको।
ये आनुपातिक स्थिरांक हो गया के का मान। तो फाइनली हो गया F1 बराबर माइनस के जेडी स्क्वायर बट्टे हो गया आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो इधर ला मिटाते हैं। बोर का कहना था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अपने ऑर्बिट में तो उस पर एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस माइनस के बीच में काम करेगा, और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको बाहर की तरफ धकेल के रखेगा। तो केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, अब F2 बराबर क्या होगा, तो ये होता है mv स्क्वायर बाई आर होता है। ये हो गया समीकरण 4 हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे बल बराबर होता है, जैसे बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। F बराबर ma होता है फिजिक्स में। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर होता है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसका स्थिति क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर या इस बॉडी पर एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में जिसको हम कहते हैं F2, और इसको एक लगता है केंद्र की तरफ इधर जिसको कहते हैं F1। मान एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स है जो न्यूक्लियस खींचता है अपने तरफ प्लस माइनस के चक्कर में, माना ये वाला फोर्स है जिसको F1 कहते हैं। ये फोर्स उसको अपने तरफ खींचता है, नाभिक खींचता है अपने तरफ, और नाभिक इसको उतना ही फोर्स से बाहर धकेल के रखता है। तब तो यहाँ दो फोर्स हो गया, एक हो गया केंद्र के तरफ, एक हो गया केंद्र से बाहर। जब एक ही पॉइंट पर अगर फोर्स लगता है, दो विपरीत फोर्स लगता है, दोनों बैलेंस रहता है, तो तुम्हारा वेक्टर का नियम होगा, तुम वेक्टर में पढ़ा होगा कि दोनों का सम होता है 0। ठीक है ना। अब देखो वेक्टर के नियम से इसलिए यह थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें नियम सब बहुत है। F1 प्लस F2 जोड़ के हो जाएगा 0। अब F1 का मान बैठाओ, क्या होगा, F1 हो गया माइनस के जेडी स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और F2 का मान हो गया mv स्क्वायर बाई आर हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो mv स्क्वायर बाई आर बराबर हो गया के जेडी स्क्वायर बट्टे हो गया आर स्क्वायर। अब जो इसमें कटने वाला उसको काट देंगे, जैसे आर से आर स्क्वायर कटेगा तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान, अब हम v स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो के जेडी स्क्वायर बट्टे एम आर हो जाएगा, क्योंकि m यहाँ गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा तो एम आर हो गया। इस इक्वेशन को मान लेंगे 5 इक्वेशन नंबर 5 हो गया मान लो। ठीक है, अब आओ बोर के थ्योरी से। बोर का थ्योरी क्या कहता है, याद करो, mv r बराबर होता है nh बट्टे 2 पाई। ये फॉर्मूला बोर का। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, v क्या है वेलोसिटी, r हो गया उसका रेडियस, n हो गया ऑर्बिट की संख्या, जितना ऑर्बिट तुम डालो, h हो गया प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। अब इसमें हम अगर v निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, v बराबर होगा nh बट्टे 2 पाई होगा और m r हो जाएगा।
देखो यहाँ पर अगर भी यहाँ रखेंगे तो m और r गुना में है, इधर आके भाग हो गया। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण छठा हो गया। अब पांचवा और छठा समीकरण को बराबर कर दो। पांचवा समीकरण का LHS v स्क्वायर, छठा समीकरण का LHS v स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दोगे तो समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या हो गया, तो यहां देखो के जेड ई स्क्वायर बट्टे हो गया एम आर बराबर यहां हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे हो गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और हो गया आर स्क्वायर, 4 पाई एम स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया। लिख दिए। अब चलो जो सेम है वो कटेगा, जैसे m यहाँ पर है तो m यहाँ पर एक कटेगा, एक बचेगा, r यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है तो एक बचेगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, r को यहाँ ले आओ, r यहाँ आ गया, n स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया बट्टी, अब 4 पाई स्क्वायर हुआ। ठीक है। के यहाँ ले आओ, के ले आया, m रहने दो और जेड ई स्क्वायर यहाँ पर लिख दो। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया हमारा r बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, ये फाइनल फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूला में देखोगे तो दो भाग में हमारा कंपोनेंट है, एक है जिसका मान नहीं बदलेगा और एक है जिसका मान बार बार बदलेगा। तो जिसका बदलेगा उसको अलग कर लेते हैं और जिसका कभी नहीं बदलेगा उसको अलग कर लेते हैं। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है h, ये नहीं बदलेगा, इस सब का मान फिक्स रहेगा। पाई का मान नहीं बदलेगा, के कांस्टेंट है, इसका 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, ये नहीं बदलेगा। m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, नहीं ये बदलेगा। ई हो गया उसका आवेश, नहीं बदलेगा, जेड बदलेगा और एन बदलेगा, यही दो बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। इसका अब देखो अपने सुविधा के लिए हम इसको कर रहे हैं, आर बराबर इसको लिख रहे हैं एच स्क्वायर बट्टे लिख रहे हैं 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर और गुने यहाँ कर देते हैं एन स्क्वायर और यहाँ कर दिए जेड। माने क्या, इसका जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को हम दो पार्ट में कर दिए, एक पार्ट जिसका कि हम मान जानते और एक पार्ट है जिसका मान हम नहीं जानते। ठीक है। तो अब देखो इसमें r बराबर हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू आर एच के बराबर हो जाता है, तो एन स्क्वायर बाई जेड हो गया। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा जिस पर कि न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब आर एच के बराबर में क्या हो गया, एच स्क्वायर बट्टे 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर हो गया। ठीक है। आर एच का मान इतना हो गया। अब इसमें मान बैठाएंगे एच का 6.626 गुने 10 के पावर कितना -34 जूल इंटू सेकेंड। पाई रखेंगे कितना 3.14, के रखेंगे कितना 9 गुने 10 के पावर 9, एम रखेंगे कितना तो 9.1 गुने 10 के पावर -28। ठीक है। ई रखेंगे कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है। ये सारा मान इसमें डालेंगे और डाल के गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो फाइनली निकलेगा आर एच बराबर 0.0529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर निकलेगा। ये आर एच का मान जो है एकदम फिक्स है 0.0529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब क्या, अब हाँ उस सब के बदला में आर एच हो गया, हाँ वो पूरा के बदला में आर एच हो गया।
जल्दी लिखो। इसमें 0 नहीं होगा, 0.529 होता है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। हो गया। अब है क्या कि इस थ्योरी को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको आप बार बार देखिएगा, बार बार लिखिएगा, तब समझ में आएगा। हमको फाइनल फॉर्मूला जो मालूम हुआ, ये इतना से ही हमको काम चल जाएगा। तो जो बच्चे मेहनती नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो घबराइए नहीं थ्योरी को देख करके। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैंने हेडिंग याद रखना है और ये याद रखना है कि R बराबर RH गुने n² z होगा, ठीक है। और ये याद रखना है कि RH का मान होता है 0.529 होता है, 10⁻10 मीटर होता है। मतलब ये याद रखना है और ये याद रखना है, इसी से आपका इसका न्यूमेरिकल जो है वो आप बना लीजिएगा। अरे RH के बदला हुआ, इतना के बदला में RH को लिखे, यहाँ ये है, इतना के बदला में RH लिखे। इस RH का फिर मान निकाले, सब मान बैठा करके, तो तुमको कष्ट होगा बैठाने में, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 0.529 आएगा इंटू 10⁻⁻10 आएगा। तो ये भी तुमको कैलकुलेशन से बचा दिए, मान खाली याद रखोगे कि H का इतना होता है, पाई का इतना होता है, K का इतना होता है, M का इतना होता है, E का इतना होता है। ये सारा मान याद रखोगे और ये भी याद रखोगे, कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। वैसे अपने कैलकुलेशन करना है तो करके देख लोगे। अब है क्या कि ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का हमारे लिए उपयोग क्या है, अब इसको समझना है। क्योंकि ये लाइव क्लास है, इसमें एक बार बता दिए तो इसको जितना बार आप पढ़िएगा उतना बार हम बोलते रहेंगे। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि एक ही थ्योरी को 3-4 बार बोलना पड़ता है, तब बच्चा के दिमाग में घुसता है। लेकिन हर जगह ना मेरिट और डिमेरिट होता है। तो चलिए, ये हमारे लिए फायदे की बात है, जैसे आपके लिए फायदे की बात है कि आप हमारे सामने में नहीं है, आप घर पर बैठे हुए हैं, पूरा यूनिफॉर्म में है कि वैसे ही पहने के वैसे ही बैठे हुए हैं, के देख ले गया। लेकिन पढ़ाई का मतलब होता है कि फुल यूनिफॉर्म में होना चाहिए, तब जाके पढ़ाई होगा। अब चलिए, यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, सो देखिए। न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहले जान लीजिए कि बोर थ्योरी हाइड्रोजन में, He+ में, Li2+ में और बेरिलियम 3+ में, इसी 4 में लागू है। इस 4 के अलावा 5वां किसी भी एटम में लागू नहीं। हाँ, बोर थ्योरी का औकात जो है इतना ही एटम के बीच में है। हाइड्रोजन में है, He+ में है, Li2+ में और बेरिलियम 3+ में है। इसके आगे बोर थ्योरी की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अभी तक रिसर्च नहीं है इसके आगे। अब है क्या कि सब के लिए देखिए, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में लागू होता है। इसके लिए Z का मान होगा 1, इसके लिए Z का मान होगा 2, इसके लिए Z का मान हो जाएगा 3 और इसके लिए Z का मान हो जाएगा 4। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपको पहला हाइड्रोजन एटम में, तो हाइड्रोजन एटम की दूसरे ऑर्बिट का त्रिज्या निकाल। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, हाइड्रोजन एटम के दूसरे ऑर्बिट का त्रिज्या निकाल, ऐसे जो है क्वेश्चन बनेगा। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के चलते Z का मान 1 हो गया, दूसरा ऑर्बिट है तो N का मान 2 हो जाएगा, तीसरा ऑर्बिट रहेगा N का मान 3 हो जाएगा।
आपको निकालना क्या है कि रेडियस r बराबर वाट हो गया। आपके पास फॉर्मूला क्या है, r बराबर आर एच गुने एन स्क्वायर बाई जेड, यही फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। आर एच गुने एन स्क्वायर बाई जेड, यही फॉर्मूला, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है। एन हो गया ऑर्बिट नंबर, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा ऑर्बिट है ना, एन का 2 हो गया, तीसरा रहता तो 3 हो जाता, चौथा रहता तो 4 हो जाता। तो यहाँ 0.529 गुने 10 के पावर माइनस 10 लिखेंगे, और एन हो गया 1 का स्क्वायर, और जेड भी हो, सॉरी एन हो गया 2 का स्क्वायर, दूसरा ऑर्बिट है ना 2 का स्क्वायर, जेड हो गया 1। तो 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू हो गया 4, अब 4 से गुणा कर दिए, 9 चक 36 हो गया, यहाँ से बचा 3, अब 4 गुना 8 3 11 हो गया, यहाँ से बचा 1, अब 5 चुका 20 है 21 हो गया, 2.116 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। चलिए आंसर निकाल दिए, ठीक है। अब आपको इसी तरह से निकालना है हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट का त्रिज्या, हाइड्रोजन एटम के चौथे ऑर्बिट का त्रिज्या, पांचवें ऑर्बिट का त्रिज्या, छठे ऑर्बिट का त्रिज्या, सातवें ऑर्बिट का त्रिज्या, कम से कम 10 तक निकालिए अगर पढ़ने का मन है तो। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन में निकालिए 10 तक। फिर इसी तरह से हीलियम प्लस में होगा 10 तक, फिर इसी तरह से Li2 प्लस में होगा 10 तक, बेरिलियम 3 प्लस में होगा 10 तक। 10 चौके 40 क्वेश्चन आपके सामने हो गया, और इतना हल्का जिसमें सिर्फ गुना ही करना और कुछ करना नहीं है। आप गुना नहीं भी करिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम फ्रेम तो बनाना सीखिए। पढ़ने के लिए क्या होता है ना कि हमको शुरुआत करना पड़ता है, आप जहां से शुरुआत कर दीजिएगा पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई का कोई अति नहीं है कि कहाँ से शुरू करें कि हमको सही से समझ में आवे, पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में है कि जैसे सिनेमा देखते हैं, जहां से देखना शुरू किए वहीं से सिनेमा हो जाता है। ये बात अलग है कि हमारा साइकोलॉजिकल रहता है कि हमने पहले नहीं देखा तो कैसे समझेंगे, ये सब बात गलत है, ये सब को छोड़िए, सब पुरानी बातें हैं। जहां से आप शुरू करेंगे वहीं से पढ़ाई हो जाएगा। अब जैसे इसमें आप 10 तक निकाल लीजिएगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, जैसे हीलियम प्लस देता है, तो हीलियम प्लस देगा तो एटम नहीं देगा, वहां पर आयन हो जाएगा। हीलियम प्लस आयन के पहले ऑर्बिट की त्रिज्या निकालें, ये क्वेश्चन होगा। अब चलिए He प्लस है तो Z का मान होगा 2, एकदम फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। He प्लस आएगा या He रहेगा या He2 प्लस रहेगा, जो भी रहेगा इसका Z 2 ही होगा। Z को प्रभाव नहीं पड़ता है आयन से, ठीक है। और यहाँ पहला ऑर्बिट है तो N का मान हो जाएगा 1, रेडियस निकालना है तो R बराबर 1। अब फॉर्मूला लगाइए, एक ही फॉर्मूला है, R गुने आर एच, R बराबर आर एच गुने एन स्क्वायर बाई जेड, एक ही फॉर्मूला है। आर एच के बदला में 0.529 लिखेंगे गुने 10 के पावर माइनस 10, एकदम फिक्स है। एन के बदला में 1 का स्क्वायर और जेड के बदला में 2 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से भाग दे दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 0.22 जा 4 हो गया, 2 6 जा हो गया 12, 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यही हो गया आपको आंसर। इसी तरह से He प्लस में भी आप क्या करेंगे, निकालेंगे 1 से 10 तक। इसी तरह से Li2 प्लस में निकालेंगे, बेरिलियम 3 प्लस में निकालेंगे, निकल जाएगा। 10 से 40 को टास्क हो गया, बना लोगे। अगर बना लिया तो ये थ्योरी तुम्हारा, और नहीं बनाया तो जय सीताराम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोग मरता है तो कहता राम नाम सत्य है, और यहाँ नहीं पढ़ोगे तो बोलना पड़ेगा मजबूरी में कि पढ़ो तब भी ठीक, नहीं पढ़ो तब भी ठीक, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दम है, मेहनत करने की क्षमता है, तो हम तुमको ललकारते हैं, चैलेंज देते हैं कि कम से कम 40 क्वेश्चन तुम बनाओ, तुम्हारा माइंड सही हो जाएगा। तुमको जो पढ़ने के लिए जो भूत प्रेत टंगा हुआ रहता है कि हमको नहीं पढ़ने का मन करता है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, सारा बीमारी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भूत प्रेत का इलाज कर दिए हम। अपना इसको बनाओ और इससे आगे बताएंगे अब कल। थैंक यू।